हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जेईई एडवांस्ड 2020 का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो ऐसे में आप लोगों की हेल्प के लिए मैं बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं। इसमें मैं करने क्या वाला हूं, इसमें मैं प्यारे बच्चों अभी जो 9-10 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको देखना इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने से आपको एडवांस का पैटर्न पता चल जाएगा, आईआईटी का पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसमें मैं लगभग 9-10 साल से इधर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को कवर करूंगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला टॉपिक आज मैं शुरू करूंगा जो कि है एरर। और एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एरर से हमेशा ही क्वेश्चन आता ही आता है। एरर को खत्म करने के बाद, जैसे आज हम एरर खत्म कर देंगे, उसके बाद कल हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर जैसे काइनेमैटिक्स, फिर उसको देखेंगे, उसमें जो भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उनको खत्म करेंगे। उसको करने के बाद फिर अगला चैप्टर जैसे एनएलएम हो गया, उसके बाद जैसे आपका डब्ल्यूपीई हो गया यानी वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। इस तरह से और आगे बढ़ के फिर फ्रिक्शन और इस तरह से और आगे यहाँ पे रोटेशनल मोशन, इस तरह से एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम खत्म करेंगे और चैप्टर वाइज जो भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इधर 9-10 सालों के अंदर आज तक में, वो सारे हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही आता है, भले ही कोई और टॉपिक छूट जाए पर ये टॉपिक कभी नहीं छूटता, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इन सभी को आपके सामने सॉल्व करूंगा, आप भी इनको सॉल्व करिएगा ताकि आपकी भी जो प्रैक्टिस है वो इस अंतिम क्षण में बढ़ पाए। इस अंतिम समय में जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप पेपर में कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन मेरे सामने है। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास अभी, ये प्यारे बच्चों है यहाँ पे जेईई एडवांस्ड 2015 का। ठीक, देखिए क्या है क्वेश्चन, आप भी पहले पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूं, फिर मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है प्यारे बच्चों, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज ई टी इज इक्वल ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी वेयर अल्फा इज इक्वल 0.2 पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे दिया है वेयर अल्फा इज इक्वल 0.2 पर सेकेंड और यहाँ अल्फा की वैल्यू दे दी गई है, जबकि इस एक्सप्रेशन में अल्फा नहीं दिया गया। इसका मतलब जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर अल्फा होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, जहां ए है वो अल्फा है। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे आगे है द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.25%। if the error in the measurement of time is 1.50%, the percentage error in the value of e at t बराबर 5 सेकेंड यानी t इक्वल 5 सेकेंड पर e में क्या एरर होगी, ये पूछा हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए दिया क्या हुआ, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि इसमें दी गई हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके आगे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस्ड 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे e का एक्सप्रेशन दिया हुआ है एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, यानी इसको हम e भी लिख सकते हैं, जो exp लिखा है ना उसका मतलब e है। ठीक है, उसके पावर में यहाँ पे अल्फा t, ये जहां पर a लिखा हुआ है ना अल्फा की जगह पे, तो वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अल्फा होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है और क्या दी गई है 0.2 पर सेकेंड। ठीक है, ये दी गई है। और देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ए पे एरर बताई गई है, ए पे परसेंटेज एरर हमको दे दी गई है। तो ए पे परसेंटेज एरर यानी कि DA/A इंटू 100% की वैल्यू हमें दे दी गई है और वो है 1.25%। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरह से यहाँ पे इफ द एरर इन द मेजरमेंट
ऑफ टाइम यानी टाइम पर एरर भी हमें दे दी गई है, यानी डी टी अपॉन टी इंटू 100% इज इक्वल्स 1.50%। तो यानी ए पे परसेंटेज एरर हमें दे दी गई है और टी पर परसेंटेज हमें दे दी गई है, और इस एक्सप्रेशन के माध्यम से हमें ई पर परसेंटेज एरर निकालना है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम इसे परसेंटेज एरर काउंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लॉग ले लेते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ln e, मैं ई टी को ई बस लिखे ले रहा हूं, आप समझ जाइएगा, केवल ई, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ln लेंगे तो ln a स्क्वायर, और चूंकि ये दोनों इनटू में है, a स्क्वायर और e के पावर माइनस अल्फा टी, ये जो है यहाँ पे इनटू में है, तो यहाँ ln में जब हम लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। ln e माइनस अल्फा टी, इसको थोड़ा हम अलग कर देते हैं कि ये अलग है, यहाँ पे अल्फा टी है पहले बच्चों, ठीक। अब देखिए जरा इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, चूंकि यहाँ ln है तो 2 को इधर ले सकते हैं, और यहाँ पे ln है, इसमें e का बेस रहता है, तो जब e का बेस ही है और e यहाँ भी है, तो कुल मिला के ये जो है 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों बच जाएगा माइनस अल्फा टी, ये बच जाएगा, ठीक। अब इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी ई अपान पी इधर मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, डी ए अपान ए, और इधर मिलेगा अल्फा को तो बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, टी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी अपान टी। लेकिन एक चीज आपको पता होगी कि जब हम एरर्स निकालते हैं ना, तो हम सब जगह प्लस का चिन्ह लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम एरर हमेशा मैक्सिमम फाइंड करते हैं, यानी मैक्सिमम एरर ही हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैक्सिमम के केस में यहाँ हर जगह प्लस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे अब एक चीज देखिए, क्योंकि इसमें हमें परसेंटेज एरर बतानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। इसी तरह से इधर भी कर लेंगे, क्योंकि इधर किए ना इसलिए उधर भी अब करना ही पड़ेगा। तो डी ए अपान ए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ परसेंटेज का साइन, इसी तरह यहाँ पे अल्फा, अच्छा सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पे एक गलती हमने कर ली है, यहाँ पे ln नहीं है, यहाँ पे चूंकि ln नहीं है इसलिए यहाँ पे ये t नहीं आएगा नीचे, क्योंकि देखिए जब ln x आपने पढ़ा होगा, मैं इधर कर देता हूं, ln x इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/x, ठीक। और अगर हम x के ही रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तब अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे तो यहाँ पे dx भी आएगा, ठीक। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सपोज दैट कोई y है तो dy, ये ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये नीचे वाला जो x आता है वो तब आता है जब यहाँ ln हो, अगर यहाँ पे ln नहीं है तो ये नीचे नहीं आएगा, यानी यहाँ पे जो मैंने अपान में t ले लिया था वो मैंने गलत ले लिया था, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा और टी टी, ठीक। और यहाँ पे हमको एक चीज देखिए, हमने इधर 100% मल्टीप्लाई किया, इधर 100% मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी हमें करना ही पड़ेगा, तो ये हमने कर लिया, ठीक। अब एक चीज देखिए, हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमको देखिए यहाँ पे dt/t इंटू 100% की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ dt है, तो मैं थोड़ा इक्वेशन को आसान बनाने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और सॉरी t से डिवाइड कर लेते हैं और t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ताकि अब क्या होगा, मैं इस पूरे की वैल्यू रख पाऊं, इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं इतनी, ठीक। और t पे क्या रखेंगे, t पे उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि t बराबर 5 सेकंड, यानी t 5 सेकंड जब हो तब हमें एरर बतानी है, तो यहाँ हम 5 सेकंड रख देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है और इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो देखिए इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये चीज हमें बतानी है, यानी ई में परसेंटेज इधर हमें बतानी थी। अब इधर हम देखते हैं 2
इसकी वैल्यू हमें पता है, DA बाई A इंटू 100% की वैल्यू हमें दी गई है 1.25% प्लस अल्फा की वैल्यू हमें पता है 0.2, ठीक, और dt बाई टी इंटू 100% की वैल्यू भी हमें पता है जो कि 1.50%, और t की वैल्यू भी हमें पता है वो है 5, ठीक। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे करिए प्यारे बच्चों। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2.50%, और इधर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्या करूं, एक काम कर लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे लेकिन मैं कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, आप समझ जाइएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, ये 1.50 ही रहा यार, ठीक। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 4% बन गया। कुल मिला के यहाँ पे जो ई में 5 सेकेंड में जो परसेंटेज एरर होगी वो 4% होगी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time is delta t is equals to 0.01 second, and he measures the depth of the well to be L is equal to 20 meter. Take the acceleration due to gravity g is equal to 10 meter per second square, and the velocity of sound is 300 meter per second. Then the fractional error in the measurement L यानी कि डेल्टा L by L is closest to। और खास बात एक चीज यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं परसेंटेज में, यानी कि हमें यहाँ पर L में परसेंटेज एरर निकालनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डेल्टा L by L इंटू 100%, इस चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। अब ये तो हमें फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कोई पर्सन है, वो किसी कुएं की डेप्थ को मापना चाहता है, मेजर करना चाहता है, और उसके लिए उसने कौन सा प्रोसेस अपनाया, उसने एक स्टोन को छोड़ा, स्टोन नीचे गया, बॉटम से टकराया, और बॉटम से टकराने पर एक ध्वनि उत्पन्न हुई, और वो ध्वनि चल करके उसके कानों तक आई। तो छोड़ने से लेकर के ध्वनि के कानों तक आने में उसने टाइम का मेजरमेंट किया, ठीक, और उस टाइम के माध्यम से वो एल को निकालेगा। अब एल को कैसे निकालेगा वो हम यहां पर देखेंगे, और जब वो एल को निकालेगा तो एल में कुछ एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब उसने टाइम को मेजर किया होगा यहां से छोड़ने से लेकर आवाज कान में आने तक, तो उस मेजरमेंट में, टाइम के मेजरमेंट में भी कुछ एरर होगी, और इसमें दिया भी गया है कि टाइम के जो मेजरमेंट में जो एरर है वो है डेल्टा टी, जो कि है 0.01 सेकेंड। तो इस एरर के कारण एल में भी कुछ एरर आएगी, तो उस एरर में जो परसेंटेज एरर बनेगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर टाइम के मेजरमेंट से, उसको छोड़ने से लेकर के आवाज के कानों में आने तक जो टाइम है उसके मेजरमेंट से कुएं की डेप्थ को कैसे नापा जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले आइए, देखिए मान लीजिए ये हमारा वेल है, ठीक, और उसकी जो डेप्थ है वो एल है, जैसा कि क्वेश्चन में एल ही माना है, कैपिटल एल, तो हम भी कैपिटल एल ही मान लेते हैं, ठीक। अब कोई पर्सन है, यहां से कोई स्टोन छोड़ता है, सिर्फ छोड़ देता है, कोई वेलोसिटी उसने इनिशियली नहीं दी है, सिर्फ छोड़ दिया, यानी कि इनिशियल इसकी जो स्पीड थी वो 0 थी, ठीक। अभी यहां पर आया और एक साउंड को क्रिएट किया। अभी जब साउंड उत्पन्न हुई तो साउंड फिर से इस तक पहुंचेगी और इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, देखिए यहां से यहां तक आने में हम मान लेते हैं कि जो टाइम लगा वो t1 लगा, ठीक, और वापस जब इससे टकराकर जो ध्वनि है उस ध्वनि को यहां तक पहुंचने में सपोज दैट t2 टाइम लगा, यहां पर हम लिखते हैं t2 टाइम। अब इन दोनों टाइम के टोटल टाइम हो जाएगा भाई, इस टाइम को जोड़ लो तो टोटल टाइम हो जाएगा, और उस टाइम को उसने मेजर किया है
तो T1 प्लस T2 उसको पता है, ठीक, और इसके माध्यम से वो L निकालेगा। देखिए कैसे निकालेगा। T1 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए T1 क्या हो सकता है, आपको पता है, हम यहां पर लिख देते हैं, ये सेकेंड जो इक्वेशन हमारे पास होता है, यहां से आप T1 निकाल सकते हैं। भाई इसको छोड़ा गया, इनिशियल स्पीड u0 थी और L नीचे आने में कितना टाइम लेगा, तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना उसने तय किया है L, तो यहां पर लिख सकते हैं L, या मैं नीचे कर देता हूं, यहां पे L लिख सकते हैं। u0 था तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा 1/2, एक ही जगह पे g आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहां g होगा। और t क्या माना है हमने, यहां से यहां तक के लिए t हमने माना है T1, तो इस t की जगह हमने लिख लिया T1 का स्क्वायर। तो यहां से T1 तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्या होगा 2L/g का होल रूट, यानी कि ये आ गया हमारा T1। और प्यारे बच्चों T2 क्या आ जाएगा, तो यहां पे देखिए, यहां से जब टकराया और जो ध्वनि है वो 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फिर से L डिस्टेंस तय करके उसके काने में पहुंची, तो ये तो बहुत ही आसान है। T2 क्या हो जाएगा, चूंकि वो 300 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से यहां तक पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या यही फार्मूला लग जाएगा, बिल्कुल। तो T2 ये हो गया, T1 ये हो गया। अब यहां से टोटल टाइम तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। टोटल टाइम क्या होगा, T इक्वल T1 प्लस T2, यही हो जाएगा। और इस टोटल टाइम को उसने मेजर किया है, किसी भी चाहे उसके पास स्टॉप वॉच हो या कोई भी तरीका उसके पास टाइम को मेजर करने का रहा हो, लेकिन टोटल टाइम उसको पता होगा, ठीक। और इसी टोटल टाइम के माध्यम से वो L निकालेगा, क्योंकि देखिए यहां पे अभी हम वैल्यूज रखने वाले हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। T1 की वैल्यूज आप रख लीजिए, T1 की वैल्यू है 2L/g और इसकी है L/300। T2 की कितनी आई है L/300। तो इस इक्वेशन के माध्यम से वो L को निकाल लेगा। कैसे, T तो उसको पता होगा क्योंकि उसने मेजर किया होगा, और बाकी चीज क्या नहीं पता, सिर्फ L, G तो पता है 10, ये भी पता, ये भी पता, तो कुल मिला के सिर्फ L नहीं पता होगा, तो T की वैल्यू रखेगा और L निकाल जाएगा। तो इस तरह से L वो निकाल लेगा। लेकिन चूंकि हमारे T में एरर है, जैसा कि उन्होंने बोला है, इसलिए L में भी कुछ एरर आएगी और उसी के अंतर्गत जो परसेंटेज एरर बनेगी L में, वो हमें बताना है। तो चलिए अब इस इक्वेशन के माध्यम से हम परसेंटेज एरर में पहुंचेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें मिटा देते हैं ताकि जो बोर्ड है वो खाली हो जाए और फिर हम इसे सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले मैं डस्टर ले लेता हूं, ये डस्टर हो गया, और मैं यहां पर ये मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, इधर का भी मिटा देता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने मिटा दी, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, इसको हम रखे रहेंगे। अब इस इक्वेशन को हम यहां पे लिख लेते हैं। सबसे पहले T इक्वल्स √2L/g प्लस L/300। एक काम करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा एक चीज, किसी भी इक्वेशन में अगर आपको किसी भी चीज में एरर पूछी हो तो दो तरीके होते हैं, या तो हम ln लेके फिर डिफरेंशिएट करें, या फिर हम बिना ln लिए ही डिफरेंशिएट कर लें। तो ln लिया क्यों जाता है, क्योंकि ln लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, लेकिन कभी कभी ln लेने से जो कैलकुलेशन है वो और हार्ड हो जाती है। जैसा कि इसमें अगर यहाँ पे हम ln लेंगे तो यहाँ पे ना इंटू है ना डिवीजन है, प्लस है, इसलिए ln को इस पे सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा। सॉल्व तो क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए यहाँ ln मत लें, यहाँ सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt, ठीक, इधर हो गया dt और इधर क्या होगा √2/g, तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, बचा √l, तो √l का क्या हो जाएगा 2√l और l का हो जाएगा dl, ठीक, प्लस इधर 1/300 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिए, l का हो गया dl, तो ये हो गया। अब देखिए ये टाइम में एरर है और टाइम एरर हमें दी गई है, यहाँ पे कैपिटल T है, यहाँ स्मॉल t है, हम कैपिटल T भी लिख सकते हैं, मैं उसी को है लिख लिया हूं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कैपिटल T भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 0.01 सेकेंड, ठीक, और यहाँ सब कुछ पता है,
सिर्फ हमें डीएल ही निकालना था, और डीएल निकाल लेंगे और एल हमें पता है, एल उन्होंने दे दिया है, एल उसने मीजर किया है, एल कितना मीजर किया है 20 मीटर। ठीक, तो एल जहां भी आएगा हमें 20 मीटर रखना है। ठीक, तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन के माध्यम से हम, ओहो कॉल आ गई, थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा, चलिए बाद में करेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे प्यारे बच्चों जो डीएल है इस इक्वेशन के माध्यम से निकल जाएगा, तो यहां डीएल रख देंगे और एल हमें पता है, इंटू 100% कर लेंगे तो ये पूरा हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहां पे प्यारे बच्चों जरा देखते हैं, इस फोन को थोड़ा सा मैं साइलेंट कर लेता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए यहां पे इसको आगे सॉल्व करें तो यहां पे तो हो गया 0.01, ये कितना हो गया 2 अपान, यहां पे क्या रख लेंगे 10 रख लेते हैं डीएल, और अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, अब एक चीज यहां पे देखिए 2 और रूट एल हमें पता है 20 प्लस डीएल अपान 300, ये हो गया। इसको और आगे सॉल्व करिए तो यहां पे एक चीज देखिए, यहां से क्या निकाल सकते हैं, रूट 20 कितना होता है, होता है 4 गुणे 5 यानी कि 2√5, जो रूट 20 बनेगा वो 2√5 बनेगा। ठीक, तो इसके जगह में 2√5 जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहां से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5 बना, तो यहाँ नीचे √5, ये √5 तो मिलकर के 5 हो गया, और 2 2 जा 4, तो यहाँ 5 यहाँ 4, तो इंटू करेंगे तो 20, कुल मिला के ये 0.01 डीएल अपान 20 प्लस डीएल अपान 300, ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लें, तो क्या हो गया एलसीएम 300, और ये कितने टाइम्स से जाएगा 15 टाइम्स, तो यहां हो गया 15 और इधर 1, तो कुल मिला के इधर 1 हो गया, और यहां कॉमन पे डीएल ले लीजिए, यहां पे आ गया 16 अपान 300 डीएल, ये हुआ। अब इसको यहां पे इधर 0.01 सेकंड है, इधर 16 अपान 300 डीएल है, तो यहां से डीएल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो मैं इसको यहां पे सॉल्व कर लूं, कहां पे सॉल्व कर लूं, यहीं L इज इक्वल 300 इसमें इंटू हो जाएगा, तो कुल मिला के बनेगा 3 अपान 16, ये हो गया डीएल। अब हम इस डीएल को वहां रख देंगे, तो प्यारे बच्चों मैं इसको इधर सॉल्व कर ले रहा हूं, डीएल की जगह पे 3 अपान 16 और L की जगह पे 20 इंटू 100%। ठीक, 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक, अब देखिए तो यहां पे ऊपर हो गया 15, 5 इंटू 3 15 अपान 16, चौक खत्म हो गई, अब चौक भी लेनी पड़ेगी, तो यहां पे कह रहे हो जो 15 अपान 16 इंटू परसेंटेज, केवल परसेंटेज बचा है इसलिए यहां पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां पे देखिए 15 अपान 16 परसेंटेज, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 1 के नजदीक आएगा, क्योंकि 15 और 16 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो अबाउट 1% इसका आंसर जाएगा, क्योंकि 1% से नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो इस क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, सबसे छोटा जो ऑप्शन दिया गया है वो 1% का है, तो ये 1% ही आंसर इसका बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस्ड 2016 का, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। अच्छा देखिए वहां पे क्या बोला गया, यहाँ पे 2 वर्नियर कैलिपर्स हैं, और वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल है ना, तो दोनों के मेन स्केल में जो 1 सेंटीमीटर का लेंथ है वो 10 इक्वल डिविजन्स में बटा हुआ है। देखिए क्या बोला गया है कि जो 1 सेंटीमीटर का लेंथ है वो 10 इक्वल डिविजन्स में बटा हुआ है। तो मैं अगर बोलूं कि अगर ये 10 डिविजन्स की लेंथ है तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 1/10, या कि हम कह सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर। ये दोनों वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ है।
तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है ये प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए आगे क्या बोला है, द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। अच्छा, उन्होंने कहा कि पहला वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है यानी C1, जिसको उन्होंने C1 से दिखाया है, उसमें जो वर्नियर स्केल होगा, देखिए वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। तो उन्होंने बोला कि वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स मेन स्केल के 9 डिविजन्स के करस्पॉन्डिंग है, यानी कि उसके लगभग लेंथ के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पहले वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें जो वर्नियर स्केल है उसके एक भाग की लेंथ अगर मैं मान लूं x1, तो जो 10 भाग की लेंथ होगी यानी 10 डिविजन्स की जो लेंथ होगी वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के लेंथ के बराबर होगी, जैसा कि इसमें लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऐसा ही हम कर लेते हैं। देखिए एक की हमने इतनी मानी, मेन स्केल वो जो वर्नियर स्केल है उसके एक डिवीजन की लेंथ हमने x1 मानी, तो 10 डिविजन्स की लेंथ कितनी हो जाएगी 10 इंटू x1। अब जो 10 डिविजन्स हैं वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के लेंथ के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो यहां पे हम कर लेते हैं मेन स्केल की 9 डिविजन्स के लेंथ के बराबर, तो 9 इंटू मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ, जैसा कि यहां पे हमने निकाल के रखा है, तो ये कर लिया हमने। तो जो x1 आ गया यहां पे, जब 10 को उधर डिवाइड करेंगे तो 0.09 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बच्चों, ये जो पहले वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें जो वर्नियर स्केल है उसके एक डिवीजन की लेंथ है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम और कुछ रिजल्ट निकालेंगे। आगे उन्होंने बोला है द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर्स C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। इसमें क्या बोला, जो दूसरा वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है इसके लिए उन्होंने बोला कि इस बार 10 डिविजन्स मेन स्केल की 11th डिविजन्स के लेंथ के बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, तो यहां पे अगर हम इसमें जो वर्नियर स्केल है उसके डिवीजन की लेंथ x2 मान है, तो 10 डिविजन्स की जो लेंथ हो जाएगी वो 10 इंटू x2 होगी, जो कि मेन स्केल की 11 डिविजन्स के लेंथ के बराबर है। यानी 11 और मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ का इंटू कर दें तो ये मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ है, तो 0.1। तो यहां से जो x2 मिल जाएगा वो 0.11 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मिला x2। ये क्या है, ये दूसरा वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें जो वर्नियर स्केल है उसके एक डिवीजन की लेंथ है। ठीक, अब देखिए इनका बहुत बड़ा यूज है। आगे देखिए क्वेश्चन में इसका क्या यूज है। अब देखिए आगे इसमें बोला हुआ है कि द रीडिंग ऑफ द टू कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर, द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर्स बाय कैलिपर्स C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली आर। यानी कि ये दो फिगर्स जो बने हुए हैं इन दोनों में क्या रीडिंग दिखाई गई है उस रीडिंग को हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों यहां पे हम सबसे पहले चित्र बनाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या बोला हुआ है। देखिए पहले वाला जो चित्र है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहां 2 से उन्होंने स्टार्ट किया फिगर को, ये C1 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा करके। ठीक, यहां पे 3 दिखाया, यहां पे और आगे जाके 4 दिखाया, ऐसे जाके उधर 4 दिखाया, ऐसा उन्होंने किया है। ये पहले वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका मेन स्केल है। अब इसमें एक और स्केल होता है वर्नियर स्केल, तो उसको उन्होंने कैसे बनाया ये देखिए। यहां पे उन्होंने इस लाइन से 1 2 3 लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट किया, यानी यहां से। तो ये वर्नियर स्केल का 0 वाला डंडी है, डंडी इसको मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। आगे उन्होंने ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें को यहां पे मिला दिया है, बिल्कुल 7वां वाला जो पार्ट है वो यहां पे मिला दिया है और आगे फिर इस तरह मान लीजिए किया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहां पे ऐसा चित्र बना हुआ है, चित्र आप देख लीजिएगा, मैं यहां पे समझने के लिए थोड़ा सा बना दिया। सबसे पहले तो यहां पे हम समझते हैं कि जैसे कि हमें रीडिंग का आंसर बताना है कि रीडिंग क्या है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्नियर स्केल में या वर्नियर कैलिपर्स में हम किसी चीज की रीडिंग कैसे लेते हैं या हम किसी चीज की लेंथ कैसे निकालते हैं।
तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारी वस्तु है उसे मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच में फिट कर दिया जाता है। जैसा कि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे और आप पीछे आएंगे तो कहीं पे 1 मिलेगा, फिर कहीं पे 0 मिलेगा आगे चल के। तो वहां जो मेन स्केल का 0 होगा, यहां से वस्तु को शुरू किया गया होगा, वस्तु को यहां से स्टार्ट करके इस 0 के बीच में फिट कर दिया गया है। अब इस वस्तु की लेंथ हमें बतानी होती है। तो देखिए कैसे बताएंगे। अगर हम इस पार्ट को जूम कर लें, जो ये वाला पार्ट है जहां से इसकी शुरुआत हुई है वर्नियर स्केल की, वहां से, तो वर्नियर स्केल का जो पहले वाला जो डंडी है 0 वाला, वो इन दो डंडियों के बीच से शुरू हुआ है। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये दो डंडी जिसके बीच से शुरू हुआ है, मान लीजिए ये वो डंडियां हैं, और जो वर्नियर स्केल का जो डंडी है यहां से कहीं से शुरू हुआ है आगे। तो प्यारे बच्चों, जो वस्तु है वो यहां तक है, यानी इसके पीछे है। तो एक चीज देखिए, इस वस्तु की जब हम रीडिंग लेंगे तो इसकी जो एक लेंथ है वो तो बहुत क्लियरली बताई जा सकती है। कहां तक की लेंथ? यहां तक की लेंथ, क्योंकि ये तो मेन स्केल से ही पता चल जाएगा कि यहां तक कितनी लेंथ है। क्योंकि देखिए ये 2.5 वाला पॉइंट है, ये 2.6, 2.7, 2.8, तो ये 2.8 वाला पॉइंट है। तो यहां तक तो वस्तु की लेंथ 2.8 सेंटीमीटर क्लियर पता चल जाएगी। तो कहां तक पता चली? जो वर्नियर स्केल है उसके जो 0 वाला डंडी है, उसके पहले जो मेन स्केल में जो डंडी है, वहां तक की लेंथ तो हम वस्तु की क्लियर बता सकते हैं। अब ये जो आगे लेंथ है, इतनी लेंथ, इसको मेन स्केल से नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए हम ये पूरा सेटअप बनाते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स। अब देखिए ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो ये लेंथ प्यारे बच्चों कैसे निकाली जा सकती है, जैसा कि यहां पे बोला गया है कि आगे चल के जो वर्नियर स्केल है, इसकी 7वीं डंडी आगे चल के मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके 7 खाने इससे चल के आगे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक यहां पे मिल रहे हैं। तो देखिए कौन से, इसके कितने खाने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके 7 खानों से आगे चल के ये 7 खाने, इसके 7 खाने मिल रहे हैं। तो यानी कि इसके आगे 7 खाने, इसके 7 खाने मेन स्केल के, और इस वाले डंडी के 7 खाने आगे वर्नियर स्केल के आपको मिलेंगे, जो कि आपस में मैच करेंगे। तो कैसे निकाला जा सकता है? देखिए अगर हम यहां तक की लेंथ, जहां पे मैच कर रहे हैं दोनों, यहां तक की लेंथ निकाल लें, और जो ये वर्नियर स्केल का जो डंडी है 0 वाला, यहां से यहां 7वें खाने तक का लेंथ निकाल लें, ये लेंथ और ये लेंथ निकाल लें, तो इस लेंथ में से इस लेंथ को घटा दिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ बच जाएगी। अब सिर्फ चैलेंज क्या है कि इस लेंथ को निकाल लिया जाए और इस लेंथ को, फिर तो हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये लेंथ निकल जाएगी। तो देखिए ये लेंथ निकालना क्या है, बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 7 खाने आगे बन रहे हैं, तो इसके 7 खानों की लेंथ निकालनी है, और मेन स्केल के एक खाने की लेंथ तो हमें पता है 0.1, तो 7 खानों की लेंथ कितनी हो जाएगी? 7 × 0.1, या मैं कहूं कि 0.7 सेंटीमीटर, यही हो जाएगी, बिल्कुल यही हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल है, इसके 7 खानों की लंबाई कितनी है, क्योंकि इसके भी आगे 7 खाने हैं। तो इसके 7 खानों की लंबाई कैसे निकालेंगे? 7 × इसके एक खाने की लंबाई, और इसके एक खाने की लंबाई कितनी आई है? 0.09। अभी हम ये C1 के लिए कर रहे हैं ना, जो पहले वाला वर्नियर कैलिपर्स है उसके लिए। तो पहले वाले वर्नियर कैलिपर्स के लिए जो वर्नियर स्केल का A डिवीजन है वो इतनी लंबाई का है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, इसको जरा हटा देते हैं, यहां पे लिख देता हूं, इसको मैं यहां पे लिख के ये कर देता हूं सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे ना करिए, ठीक। तो इतना हो गया, यानी कि मेन स्केल के 7 डिवीजन की लेंथ इतनी और वर्नियर स्केल के 7 डिवीजन की लेंथ इतनी। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इतनी लेंथ निकल जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं। तो 0.7 माइनस 7 × 0.09 ये होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक काम कर लेता हूं, 0.7 को 7 × 0.1 बना, मैंने इसको सॉल्व ना करिए, इसको भी 7 × 0.1 रखा रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए इधर 7.09, इधर 7 × 0.1 और -7 × 0.09,
तो यहाँ 7 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा क्या 0.1 माइनस 0.09। अब जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.01, है ना। अब जब इसको इंटू करेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ इतनी आ गई। अब यहाँ इतनी लेंथ पहले से थी यहां तक, और इतनी लेंथ ये हो गई, तो टोटल रीडिंग कितनी बन गई अंत में 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2.87 सेंटीमीटर बन गई। यानी जो पहले वाला हमें फिगर दिया गया है उसमें जो रीडिंग बन रही है वो 2.87 सेंटीमीटर बन रही है। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले की रीडिंग निकालेंगे। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, फिर हम दूसरे वाले की रीडिंग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले की जो रीडिंग है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे। C1 की जो रीडिंग आई है वो 2.87 सेंटीमीटर आई है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं दूसरा आंसर। ठीक है बच्चों, इसको जरा मिटा देते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। चलिए इतने में हमारा काम हो जाएगा, तो हम यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आगे उन्होंने क्या बोला है, जैसा कि फिगर देख के ही आंसर बताना। अब इसमें देखिए कि कितने खाने आगे चल के वर्नियर स्केल के इससे मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें 7वां खाना ही इसमें भी मैच कर रहा है। इसको जरा बड़ा करके देखते हैं। हाँ, इसमें भी 7वां खाना मैच कर रहा है, यानी वर्नियर स्केल के तो 7 खाने हैं। तो वर्नियर स्केल के 7 खानों की लंबाई लिख लीजिए। और इसमें जो वर्नियर स्केल है कौन, ये वाली की लंबाई, क्योंकि हम अब C2 के लिए देख रहे हैं, और C2 के लिए जो वर्नियर स्केल की एक खाने की लंबाई थी वो ये थी। तो 0.11 या मैं कहूं 0.77 सेंटीमीटर। और ये मेन स्केल के कितने डिवीजन के आगे चल के मैच कर रहा है, तो हम मेन स्केल की डिवीजन भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेन स्केल के 8वें डिवीजन से इसके 7th डिवीजन मैच कर रहे हैं। तो हमें मेन स्केल के 8 डिवीजन की लंबाई देखनी पड़ेगी। 8 इंटू मेन स्केल की डिवीजन की लेंथ 0.1 या 0.8 सेंटीमीटर। अब इसमें से इसको घटा लें तो जो रीडिंग नहीं पता चल रही थी वो तो पता चल जाएगी, और जो क्लियर रीडिंग हम बता सकते थे। क्या क्या क्लियर रीडिंग कौन सी थी, जो वर्नियर स्केल का 0 था उसके पहले मेन स्केल की जो डंडी है वहां तक तो हम क्लियर तक बता सकते हैं। वो कितनी है देखिए, वो इसमें भी 2.8 ही है। हम सिर्फ इस लेंथ को निकाल रहे हैं, और इस लेंथ को हम वही काम कर रहे हैं जो पहले किए थे, इसलिए मैं इसमें दोबारा नहीं समझाया। इसमें मैंने सीधे निकाल लिया है और इसमें भी सीधे निकाल लिया है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये लेंथ निकल जाएगी जितनी हम मेन स्केल से नहीं बता सकते, वो वाली लेंथ। तो 0.8 में से आप वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.77 को। तो प्यारे बच्चों जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये बन जाएगा 0.03 सेंटीमीटर, इतना ही बन जाएगा। और यहां तक इतना था, इतना और बन गया, तो जोड़ लीजिए कितना होगा 2.83 सेंटीमीटर। ये हमारी दूसरी वाली रीडिंग बन जाएगी। तो कुल मिला के जो आंसर बन जाएगा 2.87 और 2.83 सेंटीमीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन, तो यहां पे प्यारे बच्चों दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों जेईई एडवांस्ड 2013 में पूछा गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2013। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले हम मिलकर इसे पढ़ेंगे, फिर हम इसे मिलकर ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale। ऐसा उन्होंने बोला है कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो है वो मेन स्केल में कहां पे लाई कर रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा चित्र बना रहा हूं। 5.10 और 5.15 सेंटीमीटर के बीच कहीं पे इसका जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो वाला डंडी लाई कर रहा है, यानी यहां से शुरुआत हो रही है। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसी तरह का केस है, लेकिन यहाँ पे जो मेन स्केल है उसके एक भाग की लेंथ इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। देखिए एक भाग की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इस लेंथ में इस लेंथ को घटा दीजिए, यहाँ से 5.15 सेंटीमीटर
माइनस 5.10 सेंटीमीटर, तो निकल के आएगी 0.05 सेंटीमीटर। ये तो मेन स्केल की, यहाँ पे लिख देता हूँ वन मेन स्केल। मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ होगी इस फिगर के हिसाब से, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया उस हिसाब से। अब आगे देखिए क्या है, आगे लिखा है द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 245 सेंटीमीटर, यानी कि अच्छा देखिए 2.45 सेंटीमीटर ऐसा लिखा है। वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स, 50 डिविजन्स, मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन x सेंटीमीटर लंबा है, तो 50 डिवीजन कितने सेंटीमीटर, 50 इंटू एक्स, और ये टोटल लेंथ बताई है 2.45 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक डिवीजन की लेंथ, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.45/50, यही हो जाएगा। जरा इसको डिवाइड कर लें तो ये चला जाएगा कितने टाइम्स, 4 और 9 टाइम्स, और यहाँ ये आ जाएगा 4.049 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये होगी वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 वर्नियर स्केल, ये लिख देता हूँ, और वो 1 मेन स्केल की लेंथ थी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, इस वर्नियर पैमाने की का 24वां भाग मुख्य पैमाने के एक भाग से सटीक संपाती होता है, तो बेलन का व्यास बताइए। प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इसके लिए जो सिंपल सा फार्मूला होता है, रीडिंग किसी भी चीज की जब आप रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग होती क्या है, मेन स्केल में जो हम स्पष्टता लेंथ देख पाए, जैसा कि अभी हमने किया था, मेन स्केल में जो स्पष्टता लेंथ है वो कितनी देख सकते हैं। जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो वाला डंडी है उसके पहले जो मेन स्केल का डंडी है वहां तक की लेंथ को हम स्पष्टता बता सकते हैं, तो वो प्लस में इतनी लेंथ, और इतनी लेंथ कितनी होती है वो मैं यहाँ पे फार्मूला के माध्यम से लिख देता हूं। यहां पे वो होती है कि वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स आगे चल करके मेन स्केल के किसी डिवीजन से मैच कर रहे हैं, वो इनटू लीस्ट काउंट, इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कितना होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन, तो ये लीस्ट काउंट होता है। ठीक, तो नॉर्मली जो 90% केसेस हैं, 90% केसेस में ये फार्मूले लगते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगते हैं, तो फिलहाल इसमें लग जाएगा, इसलिए ये फार्मूला हम इसी फार्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। हालांकि जो पिछला तरीका था उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम अब इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे मेन स्केल पे जो रीडिंग स्पष्टता पता चल रही है वो तो 5.10 सेंटीमीटर है, तो ये तो हमें पता है, और वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन आगे मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहे हैं वो भी पता है, 24, जैसा कि इसमें बोला है कि 24th डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, कोइंसाइड करना मैच करना एक ही। और लीस्ट काउंट होगा क्या हो जाएगा ये, तो लीस्ट काउंट निकालना बहुत आसान है, मेन स्केल के डिवीजन की लेंथ आप निकाल लिए हैं, वर्नियर स्केल के डिवीजन की लेंथ भी आप निकाल चुके हैं 0.049, बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा ये, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.050 कर लीजिए, मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के लिए है ये कर रहा हूं, ठीक है, बाकी और ना इसमें दिमाग लगाइएगा। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 है 0, यानी 0.001 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे लिख लें, ये तो स्पष्ट रीडिंग जो पता चल गई वो, प्लस यहाँ पे VS की वैल्यू 24 है और LS की वैल्यू कितनी 0.001 इंटू, तो ये क्या बन जाएगा 5.0 प्लस 0.024, या मैं कहूं इसको ऐड कर लीजिए तो 5.124 सेंटीमीटर, तो ये रीडिंग बन जाएगी। ये हमारा जो डायामीटर है सिलेंडर का उसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ये हमारा बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, या इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसमें जो कुछ एक आध दो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो चुका है पसीने से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों इसको शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो सबके काम में आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।